हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक और सैंपल पेपर क्लास 10th साइंस का। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन है बेटा बायोलॉजी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, डायग्राम रिप्रेजेंट ए सेक्शन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स। इस स्ट्रक्चर का क्या रोल है? देखो बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर आपको याद हो बेटा, वो क्यों होते थे हमारे पास? विली। तो विली का काम क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, एरिया बढ़ा देना अब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। तो ऑप्शन बी मेक ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ये इसका सही आंसर है। व्हेन ए पर्सन ईट्स सम एग, व्हाइट प्रोटीन एंड वाटर एंटर द स्टोमक, जब किसी बंदे ने एग व्हाइट खाया तो प्रोटीन और वाटर उसके स्टोमक में एंटर हुए। कौन सा सबस्टेंस आर फाउंड इन लीविंग द स्टोमक एंड लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सा जो सबस्टेंस है वो स्टोमक को लीव करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को लीव करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अमीनो एसिड एंड वाटर लीविंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड वाटर, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड वाटर, प्रोटीन एंड वाटर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो एसिड एंड वाटर। तो यहाँ देखो बेटा, प्रोटीन और वाटर ये स्टोमक को लीव करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन को करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायग्राम दे रखी है हमें गैस एक्सचेंज सिस्टम की। W, X, Y और Z इसमें क्या है, ये मुझे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें जो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, हाँ यहाँ पे है ये है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रोंचस है W, ब्रोंच्यूल X है, लेरिंक्स Z है, ट्रैकिया Y है। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है बेटा? Z आपका ब्रोंचस है, Y ब्रोंच्यूल है, W लेरिंक्स और X आपका ट्रैकिया था जो सबसे ऊपर था। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल इन द यूट्रस वॉल एंड प्लेसेंटा ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन, व्हिच आर द फॉलोइंग विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन द ब्लड एट इज फ्लो फ्रॉम 1 to 2। जब 1 to 2 जाएगा ब्लड, तो इनमें से कौन है बेटा जो ब्लड की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है? तो वो बेटा अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बेटा डायग्राम बताती है फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। ये सन है, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये ज्यादा बाहर जा रही है, यहाँ पे थोड़ी कम जा रही है। स्मॉलेस्ट amount of energy transferred between organism and the largest amount of energy lost to the ecosystem is represented by which error। सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर हुई ऑर्गेनिज्म के बीच में और सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस्ट टू इकोसिस्टम में, इनमें से कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा 4-3 पे है या 2-1 पे या 2-3 पे या फिर 1-4 पे है। तो ऑप्शन सी बेटा 2 और 3 पे हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर जा रहा है और फिर उसके बाद में बेटा थर्ड नंबर पे यहाँ पे ज्यादा वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? इट कांट अंडरगो म्यूटेशन, it gives a great chance of survival that is recessive allele, it gives the same phenotype in heterozygote and homozygote, it is only responsible for male characteristic। But option C is the right answer। Next beta question number 7, which of the following statement about biomagnification are correct। बायोमैग्निफिकेशन को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बायोमैग्निफिकेशन is the increase in concentration of hormonal substance at successive topic level। तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बायोमैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम एट प्रोड्यूसर लेवल, ये ठीक नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू द टॉप लेवल कंज्यूमर, ये भी ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन अकर्स ओनली इन क्रिएटिव फूड चेन, ये भी ठीक नहीं है। तो मतलब पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है इसमें, पहला दूसरा चौथा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, असर्शन रीजन पूछा गया है। पहला है बेटा असर्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड प्लेज ए रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये तो मुझे लग रहा है ठीक है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा उससे डाइवर्सिटी भी बढ़ती है और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज में इसका मेन रोल है।
रीजन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये भी सही है। तो दोनों असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो मतलब असर्शन रीजन 2 आर इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, तो ये बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सुपरसोनिक जेट कॉज पोल्यूशन एज दे थिन आउट ओजोन, ये ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन की डिप्लीशन से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से बढ़ता है ना, तो ये गलत है। तो असर्शन ठीक है, रीजन इसमें गलत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा बेटा, सी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, रोल एक्सप्लेन करना है मुझे फॉलोइंग एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, सिलाइवरी, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज का। तो यहाँ देखो बेटा, सिलाइवरी अमेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करना, पेप्सिन का प्रोटीन में, ट्रिप्सिन का भी प्रोटीन में होता है, और लेपेज का जो होता है वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, क्रिएट ए फूड चेन विद मोर देन 2 ट्रॉपिक लेवल, जिसमें ट्रॉपिक लेवल 2 से ज्यादा चाहिए, दैट एग्जिस्ट इन द कैबेज फॉर्म, और वो कैबेज फॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ ह्यूमन ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉपिक लेवल देन हाउ वुड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड अफेक्ट द ह्यूमन, इसे मुझे एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसे बेटा आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे पूछा गया था फूड चेन बनाना है तो कैबेज फैमिली का, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले आएगा बेटा कैबेज, ठीक है, फिर आएगा बेटा कैबेज बॉम, इसको कीड़े लगेंगे, फिर नेक्स्ट आता है बेटा बर्ड्स, फिर आ गया ह्यूमन। ठीक है, तो जो उससे ज्यादा टॉपिक लेवल चाहिए थे वो बता दिए बेटा। उसके बाद में क्या पूछा गया था, हाउ वुड स्प्रिंग पेस्टिसाइड इफेक्ट द ह्यूमन, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ये बेटा हमें भी पता है, बार बार ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत आता है कि बायो मैग्निफिकेशन जो है, शॉर्टकट में लिख देते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन लीड्स टू हेल्थ इशू, तो इसको कैसे इफेक्ट करेगा बेटा, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमें हेल्थ इश्यूज जो है वो बने रहते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन व्हाट रूल इज इनहेरिटेंस इज बेस्ड, कौन से रूल पर हमारी इनहेरिटेंस बेस्ड है। इज ईच ट्रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, फिर और में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो पहले यहाँ देखो बेटा 12th का पार्ट ए, तो 12th का पार्ट ए कहता है बेटा मेंडल का ये जो किस रूल पे इनहेरिटेंस जो बेस्ड है, तो वो है बेटा सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डोमिनेंस पे। ये आ गया बेटा सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक है, दो हो गया, और डोमिनेंस। नेक्स्ट बेटा, इज ईच ट्रेड इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, क्या हर ट्रेड जो है वो पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से इन्फ्लुएंस होता है, ये पूछा गया। तो बेटा ट्रेड जो होते हैं वो इसमें लिख देंगे यस, ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा और में स्टडी द डाइहाइब्रिड क्रॉस डायग्राम शोन बिलो इन्वॉल्विंग सीड शेप एंड सीड कलर इन पी प्लांट, पेरेंट क्रॉस कैपिटल आर आर वाई वाई राउंड येलो, स्मॉल आर आर वाई वाई ये रिंकड ग्रीन वाले थे। F1 जनरेशन में बेटा आर आर वाई वाई ऑल राउंड येलो, F2 में आ गया फिनोटॉपिक रेशियो ऑब्जर्व्ड 9 राउंड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो, 1 रिंकल ग्रीन। Based on the ratio, what conclusion can be drawn about the inheritance of seed shape and seed color? How does this cross support the law of independent assortment?
अगर दो प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन जो जिनकी जीनोटाइप रेशियो RR/Y है क्रॉस किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए रिंकल्ड ग्रीन ऑफस्प्रिंग। अब इन्हें बेटा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, बेस्ड ऑन द रेशियो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आर पार्ट था। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले कंक्लूजन ऑफ इनहेरिटेंस में लिखेंगे सबसे पहले डोमिनेंस। यहाँ हमें क्या पता चलता है डोमिनेंस का। उसमें क्या है बेटा कि राउंड कैपिटल आर जो थे इज डोमिनेंट, वो डोमिनेंट रहे, इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, ओवर रिंकल्ड स्मॉल आर। इसके अलावा एंड येलो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन स्मॉल वाई। ठीक है, आगे देखो बच्चों, हाउ डज दिस क्रॉस सपोर्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ऐसे सपोर्ट करता है। अब उसके लिए यहाँ देखो बेटा बी पार्ट में, ये जो F2 जनरेशन थी हमारे पास, F2 जनरेशन जो है शोज, उसने हमें चार अलग अलग फिनोटाइप बताए, 4 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप। 9 थे बेटा हमारे पास राउंड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, उसके बाद में बेटा 3 थे रिंकल्ड और कैपिटल येलो, और एक था रिंकल्ड और स्मॉल ग्रीन। ठीक है, अब देखो तो जो नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ना, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ये प्रूव करते हैं कि एलील फॉर शेप एंड कलर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कंफर्म करेंगे कि ट्रेड जो है वो सॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट बोला गया बेटा व्हाट डज, यहाँ पे था, अगर F2 जनरेशन की जीनोटाइप रेशियो RR/Y जो है क्रॉस किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है रिंकल्ड ग्रीन ऑफस्प्रिंग की। तो यहाँ देखो बेटा, रिंकल्ड ग्रीन ऑफस्प्रिंग की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास वो रहेगी 1/16, 1 आउट ऑफ 16 रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द ग्रीन डायग्राम ऑफ मोनो, the given diagram of mono hybrid cross between pure tall and pure dwarf टी प्लांट। ये टी स्मॉल टी आ गया, F1 जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। बेस्ड ऑन द डायग्राम आइडेंटिफाई करिए जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इन द F2 जनरेशन। एक तो ये हो गया। उसके अलावा बेटा एक्सप्लेन करिए कि जो डवार्फ ट्रेड थे वो रीपेयर क्यों F2 जनरेशन में जबकि वो एब्सेंट थे F1 जनरेशन में। दो हो गए। फिर व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द टॉल एंड डवार्फ ट्रेड। तो ये टॉल और डवार्फ के बीच में क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले बच्चों रेशियो पूछेगी थी मुझे, कौन सी, जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है वो मुझे पूछेगी। तो यहाँ पे देखो बेटा जीनोटाइपिक रेशियो जो है, जीनोटाइपिक रेशियो वो हमारे पास 1:2:1। इसी तरह से आगे फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक रेशियो वो आ जाती है 3:1। नेक्स्ट बेटा एक्सप्लेन करिए कि डवार्फ ट्रेड जो थे वो रीअपीयर क्यों हुए F2 जनरेशन में। उसका रीजन क्या था बेटा, ये जो डवार्फ हमारे पास ट्रेट है, ट्रेट रीअपीयर्स क्यों दिखे, रीअपीयर्स कॉज ऑफ combination, cause of combination of recessive alleles, ALLE alleles। ठीक है, नेक्स्ट बेटा व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ टॉल एंड डवार्फ ट्रेट। तो ये इसके बारे में क्या इंडिकेट करता है कि जो टॉल ट्रेट है, टॉल ट्रेट जो है वो डोमिनेट है या फिर डोमिनेंट है। ठीक है,
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस बट रेदर देन वाटरिंग द लीव्स को वाटर देने के बजाय हम क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल के थ्रू वाटर देते हैं। कैसे? ये पानी जो है वो लीव्स तक पहुंचा जाता है। ठीक है, अब पानी जो है बेटा रूट्स को ऑब्जॉर्व करती है और जाइलम के थ्रू थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल वो वहां पे पहुंचा जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट जो है वो लिखना है। नेक्स्ट बेटा ह्यूमन में सेक्स जो है डिटरमिन किया जाता है फर्टिलाइजेशन में बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल हैव डबल एक्स क्रोमोसोम, मेल में एक्स वाई होता है। मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट एक्स क्रोमोसोम थ्रू द एग वाइल द फादर जो है वो एक्स या फिर वाई कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है थ्रू स्पर्म। Child inherit XX to become female or XY to become male. Thus, the sex of the child depend upon the sum contributed by the father. Understanding this help debunk myth that unfairly blame women for the birth of a girl child. अगर large population shows an equal male to female ratio at birth, what does this suggest about the inheritance pattern of a sex chromosome? Child is born female. Using your understanding of chromosome contribution, eliminate the incorrect assumption that the mother determines the child sex. State to social ethical implication of misunderstanding the scientific basic of sex determination. ठीक है, अब इसे बेटा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा पहला पार्ट जो है, अगर लार्ज पॉपुलेशन जो है वो शो करती है इक्वल मेल टू फीमेल रेशियो एट बर्थ, तो ये क्या सजेस्ट करता है इनहेरिटेंस के बारे में। अब यहाँ देखो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना is governed by the random segregation of X and Y chromosome during meiosis। तो ये बेटा X और Y क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करती है, वो भी meiosis के दौरान, तो ये उसी को प्रेडिक्ट करेगा। A child is born female, एक फीमेल चाइल्ड हुआ। यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन एलिमिनेट करी इनकरेक्ट assumption। अब यहाँ देखो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसमें क्या लिखेंगे, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बेटा कि X या फिर Y क्रोमोसोम फादर से आता है, उसी पे डिपेंड करता है सारा, फीमेल हो या मेल हो। नेक्स्ट पर दो सोशल द एथिकल इम्प्लीकेशन लिखी, मिसअंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें बेटा सोशल और एथिकल इम्प्लीकेशन वो लिखनी है आपने, या फिर क्यों ये इम्पोर्टेंट एजुकेट करना सोसाइटी को रोल ऑफ क्रोमोसोम को बताने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन में। बेटा इससे क्या होगा, एजुकेशन जो है कम्बैट्स जेंडर बायस एंड प्रमोट इक्वलिटी। जेंडर बायस पता चलेगा और इक्वलिटी को भी प्रमोट करेगी। अब यहाँ देखो नेक्स्ट बेटा डिफरेंशिएट करना है पोलर ट्यूब और स्टाइल में, फिशन इन एमीबा एंड प्लाज्मोडियम, और उसके आगे क्या पूछा गया था हमें, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फिर आ गया बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो सारे फेमस क्वेश्चन है। और बेटा व्हाट हैपन व्हेन टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ये था। Pollen grain fall on the stigma of flower, egg fuse with a sperm cell, a planaria is cut into 3 different species, birds are formed on the notches of leaf of the bryophyllum। तो बच्चों आर वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर वाला जो है उसमें तो सीधी सीधा जो स्पोर फॉर्मेशन का फ्रेगमेंटेशन का सीधा सीधा डेफिनेशन वही लिखनी है। ठीक है, आर वाले पार्ट में बताया था टेस्टोस्टेरोन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब रिलीज होता है तो क्या होता है बेटा, तो जब ये इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सबसे पहले क्या करता है बेटा, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जैसे फेशियल हेयर, डीप वॉइस, उनको एक्टिवेट करेगा और स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट है बेटा पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अगर स्टिग्मा भी रहेगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट को, जर्मिनेट करेगा और डेवलप करेगा पोलन ट्यूब जो ग्रोज डाउन, जो नीचे तरफ ग्रो होगी स्टाइल की तरफ, ताकि वो मेल गैमीट्स वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ सके। एग फ्यूज विद स्पर्म सेल, अगर स्पर्म सेल एग फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट जो फिर एम्ब्रियो बन जाता है आगे जाके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग को बताता है। ठीक है, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लानेरिया इज कट इनटू 3 डिफरेंट पीसेस। प्लानेरिया को 3 अलग अलग हिस्सों में काट दो तो क्या होगा, तो बेटा हर पीस जो है वो रीजनरेट हो जाएगा जिससे एक नया कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द नॉचेस ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। तो यहाँ देखो बेटा ये बर्ड जो होंगे फॉल ऑफ इनटू अ सॉइल, ये सॉइल में गिरेंगे और फिर नए प्लांट में बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट प्लांट में, और ये वेजिटेटिव प्रोग्रेशन की एक फॉर्म रहती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारी बायोलॉजी की सेक्शन ये भी खत्म होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी जो केमिस्ट्री पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों चलते हैं सेक्शन बी पे। पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और पूछा गया इसमें से ऐसा कौन है जो ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो। रिएक्शन ऑर्डर बेटा ध्यान से देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, है ना। यहाँ से एक ऑक्सीजन जब निकला तो यहाँ पे एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकला है तो ये रिड्यूस भी हुआ है और इसने एक ऑक्सीजन गेन भी किया तो ये ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो सीधा सीधा बेटा ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक सोल्यूशन जो है उसका पीएच कितना है, 4 है। व्हेन इट इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, जब उसमें पानी ऐड करो तो उसका पीएच जो है वो 5 हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट, इससे क्या पता चला कि जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयंस का वो ट्वाइस हो गया, 2 गुना हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैज डिक्रीज 10 टाइम, वो 10 टाइम कम हो गया। सोल्यूशन जो है वो बेसिक बन गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस रिमेन अनचेंज्ड। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है पीएच थी 4, अब कितनी होगी बेटा, 5 होगी। तो कंसंट्रेशन जो है वो पहले से डबल होगी, ये ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन जो है वो पहले से डिक्रीज हो गई 10 टाइम। अब यहाँ देखो बेटा, पहले पीएच 4 थी तो जितना नीचे की तरफ होगा इतना ज्यादा एसडी होता है। अब वो एसडी कम हो गया, मतलब एच प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हुई है ना। इसमें देखो बेटा बेसिक हो गया, बिल्कुल नहीं, अभी भी एसडी है। अनचेंज्ड ये भी नहीं ऑप्शन आएगा, ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पे ट्वाइस मतलब बड़ी भी नहीं है, मतलब कम हुआ है वो। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी जो है वो वही बता रहा है बेटा कि वहां पे कम हुआ है, तो यही इसका ठीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, एक मेटल है एम, रिएक्ट करता है डाइल्यूट एचसीएल के साथ, हाइड्रोजन गैस बनती है, साल्ट बनता है, दैट ही यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, वो सॉल्ट गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम को आइडेंटिफाई करिए, ये तो मेरा बड़ा फेमस क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो जिंक के साथ होती है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल एल्कोहल्स, तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है बेटा जो अल्कोहल में होता है, तो हमें पता है बेटा OH ग्रुप जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप रहता है। नेक्स्ट बेटा आ गया क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। पहला बेटा, कार्बन एटम्स कैन कैटिनेट, ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये ठीक है बेटा। कार्बन हैज अ वैलेंसी 4, ये भी ठीक है। कार्बन कैन ओनली फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हिच इंक्रीज इट्स वर्सटिलिटी, ये गलत है। कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ठीक है। तो पहला दूसरा चौथा ये सही है, तो मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं। इथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, उसने ब्लू को रेड में चेंज कर दिया। एंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू रिलीज ए गैस बिकॉज इट इज वीक एसिड, सबसे पहला जो ऑप्शन है। दैट रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। इट इज बेस एंड रिलीज H2 गैस विद कार्बोनेट, ये गलत है। इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड दैट फॉर्म वाटर ओनली, ये भी गलत है। इट इज एन अल्कोहल दैट कांट रिएक्ट विद कार्बन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वही बेटा इसमें ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। Why are alkanes called saturated hydrocarbon? Alkanes को saturated hydrocarbon क्यों बोला जाता है, alkenes को unsaturated क्यों बोला जाता है? alkane में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, alkenes में एक या एक से ज्यादा बॉन्ड रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बेटा, alkane है मोर कार्बन एटम देन alkenes, एल्केन्स कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी गलत है। एल्कीन्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन इज ना बेटा, सिल्वर टार्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर्मिंग ए ब्लैक कोटिंग, बिल्कुल सही है बेटा। सिल्वर की क्रोजन होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है उस पे। सिल्वर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, ये गलत है। तो बेटा सिल्वर जो है वो टार्निश हो जाता है, एक्सपोज करने में ब्लैक कोटिंग रहती है, तो इसका असर्शन सही है, रीजन जो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, तो इसे एग्जांपल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करिए। अब यहाँ देखो बेटा, एसिड जो है वो H प्लस आयन जो है वो रिलीज करते हैं बेटा वाटर में। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए बेटा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे। एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं बताते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा जो एसिड होते हैं उन्हें क्या चाहिए, एक्वस, बोल देंगे ऐसे बेटा कि उनको एक्वस मीडियम चाहिए, नीड्स एक्वस
मीडियम टू डिसोशिएट, उन्हें डिसोशिएट होने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए ताकि वो क्या बना सके, टू फॉर्म H पॉजिटिव आयंस, तभी तो एसिड बनेंगे। अब उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल बताइए इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे बेटा HCl एसिड है प्लस वाटर, वाटर मिलाया तो हमें बनेगा बेटा H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन अलग से हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा बेटा, कॉजिंग, ये जो भी बना हमारे पास ये क्या करेगा, कॉजिंग हमारा जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर उसे रेड कर देता है। तो वहां से क्या पता चल जाता है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एसिडिक बिहेवियर, तो यहां से इसका एसिडिक बिहेवियर भी शो हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें क्या पूछा गया था, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 is added to a solution of iron sulfate FeSO4, इस सोल्यूशन में अगर इसको बेटा हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन रहती है, और राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, एक तो इसकी रिएक्शन लिखिए, सबस्टेंस को आइडेंटिफाई करिए जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और जो रिड्यूस हुआ, और बताइए क्यों पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है इस रिएक्शन में। फिर और में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे बेटा पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बोला गया था इस रिएक्शन को लिख के दिखाइए, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये आ गया 26 क्वेश्चन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी बेटा, ये आ गया पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 प्लस आयरन सल्फेट, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो क्या बन जाता है बेटा, पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा Fe2SO4, ठीक है, और प्लस आएगा 8 टाइम वाटर, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे 2 टाइम, क्योंकि ये 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आयरन को बैलेंस करेंगे, आयरन यहाँ पे देखो कितने है बेटा, 2, और यहाँ पे कितना है अभी, 1 ही है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो 10, 10 आयरन हो गए, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। अब ये मुझे लगता है सारा बैलेंस हो गया होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8 2 16 है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। उसके बाद में बोला सबस्टेंस आइडेंटिफाई करिए जो ऑक्सीडाइज हुआ और जो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ देखो बेटा, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ मतलब जिसने ऑक्सीजन को गेन किया वो था आपका Fe2+, और यहाँ पे Fe3+ हो गया। तो बेटा यहाँ पे इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताया गया, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो यहाँ पे आयरन जो है 2 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दूसरा आ गया बेटा रिड्यूस्ड, ये मैग्नीशियम था 7+, इसका हो जाएगा मैग्नीशियम 2+, ठीक है। तो इसने गेन कर लिए 5, तो ये रिड्यूस हो गया। तो ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के मुताबिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएगी। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन करिए क्यों जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है इस रिएक्शन में। तो अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट पार्ट देखिए बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे किया वो एक्सप्लेन करना था बेटा। तो उसका रीजन क्या है बेटा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब हमने यहाँ पे लिखा ना, ये आयरन था बेटा, 2+ थी बैलेंसी, फिर 3+, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। तो ये इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्रॉम F2+। तो बिकॉज जो आपको पोटेशियम परमैंगनेट है उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है।
तो जो गेन करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आर पार्ट में, एक्सप्लेन करिए विद रीजन। क्रायोलाइट जो है इज एडेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम जिंक ब्लेंड, जिसे जिंक सल्फाइड बोला जाता है, इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। हेमाटाइट इज कैल्साइंड बिफोर रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे पार्ट 1 जो है और में पूछा गया, क्रायोलाइट जो है ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम के दौरान। इसको क्यों किया जाता है बेटा, इसका रीजन क्या है? ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा, लोअर्स, मेन पॉइंट लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एक काम हो गया, ठीक है, और इंक्रीज करेगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ा देता है, इसलिए ऐड किया जाता है। ठीक, जिंक ब्लेंड जो है उसको कंसंट्रेट किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। बेटा ऐसा क्यों है, इसे एक्सप्लेन करिए। क्योंकि बेटा इसका रीजन है एफिशिएंसी, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है इसको कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, ये हाईली इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं, इन सेपरेटिंग वैल्यूएबल जिंक सल्फाइड मिनरल फ्रॉम अर्थ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, और सी पार्ट बेटा, हेमेटाइट जो है उसे कैल्साइंड किया जाता है बिफोर रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, रिडक्शन से पहले। तो उसका रीजन क्या है बेटा, सबसे पहला मॉइस्चर रिमूव करेगा, रिमूव मॉइस्चर, इसलिए उसकी कैल्सिनेशन की जाती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन करिए रेंसिडिटी क्या है विद एन एग्जांपल। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू फ्लश चिप्स पैकेट विद नाइट्रोजन गैस। तो अब इसे बेटा एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बेटा रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल बोलिए या फैट बोल दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, वो बैड स्मेल देना शुरू हो जाता है और टेस्ट भी आपका खाना, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। प्रिवेंट कैसे करना है, इसकी प्रिवेंशन क्या है बेटा, उसके लिए तो एक तो होना चाहिए एयर टाइट कंटेनर होने चाहिए, एक हो गया। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स दो हो गया, या फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग। ठीक है, और इसमें आखिर में पूछा गया कि चिप्स पैकेट जो है वो नाइट्रोजन गैस से क्यों ही भरे जाते हैं बेटा, उसका रीजन यही है, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आपके वो नहीं आएंगे और फिर उनकी ऑक्सीडेशन यही खराब नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, एलिमेंट एक्स और वाई जो है कंबाइन हुए टू फॉर्मिंग कंपाउंड, उन्होंने कंपाउंड बनाया। एलिमेंट एक्स जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, एलिमेंट वाई जो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। सबसे पहले बेटा टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में किस तरह की बॉन्ड होगी वो बताइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए कंपाउंड का, और फिर दो प्रॉपर्टी बतानी है इस कंपाउंड की। और में पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई दिस कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट बट नॉट इन साइलेंट स्टेट। मोल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट करते हैं, साइलेंट स्टेट में क्यों नहीं करते। तो पहला पार्ट देखिए बच्चों, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा गया था, यह क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट है। अब देखो बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में और दूसरे के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक फालतू है, उसको एक कम पड़ रहा है, तो ये इसको दे देगा, तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड एक हो गया। दूसरा बोला गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताइए इसका, ये मेरे पास एक्स है बेटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाई है बेटा, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है, दो दो 4 5 6, यहाँ पे डबल कर लेते हैं, 2 4 6 और एक 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्स है, ये प्लस लिखेंगे इस पे, ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा अपना, और वाई जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्लियर हो गया बेटा, अब चलते हैं आगे।
इसके पास कितने थे, 7 थे। स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या वो लिखनी है। एक तो सबसे पहले बेटा इनका हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा आप लिख सकते हो बेटा इट कंडक्ट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्योंकि आयंस बनते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। फिर और में पूछा गया था कि क्यों ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता। तो उसका रीजन क्या है बेटा, इन सॉलिड स्टेट, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, इन सॉलिड स्टेट आयंस जो है आर हेल्ड टाइटली, बड़े टाइटली जुड़े हुए होते हैं, एंड कांट मूव, चल नहीं सकते, एंड कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में क्या होगा, इन मोल्टन स्टेट में जो मेरे पास आयंस होंगे आर ओवरकम बाय हीट। ठीक है, हीट से ओवरकम हो जाएंगे और वो एलो करेंगे, एलोइंग फ्री टू मूव। उनके बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं रहेगी बॉन्ड बेटा, थोड़ी सी हीट दोगे वो टूट जाएगा और वो आसानी से घूम सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21, एक होम ओनर है, उसे नोटिस किया व्हाइट कलर का पाउडरी सबस्टेंस जो था वो वॉल्स ऑफ हर हाउस, उसकी दीवार, घर की दीवारों में बन गया था ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक केमिस्ट ने कंफर्म किया कि सबस्टेंस जो है वो एक सॉल्ट है जो बना है रिएक्शन बिटवीन मॉइस्चर एंड सर्टेन बिल्डिंग मटेरियल। फिनोमेना का नाम बताइए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साल्ट जो बना वो बताइए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, सजेस्ट करिए दो प्रिवेंटिव मेजर इसको रोकने के लिए, एक्सप्लेन करिए क्यों ऐसे साल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है और ये कैसे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर और में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले बेटा फिनोमिना कौन सा है ये पूछा गया, इस फिनोमिना का नाम बेटा वो होता है एफ्लोरोसेंस, EFFLORESCENCE। ठीक है, और फिर बोला गया बेटा आइडेंटिफाई करिए कौन से साल्ट इसमें बनते हैं। तो साल्ट जो बनता है बेटा, एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के बनते हैं। ठीक है, मैंगनीज सल्फेट भी होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए साल्ट फॉर्मेशन के लिए। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आपने पहले ही पढ़ी होगी बेटा, ये आ गया कैल्शियम, बी पार्ट आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर क्या है इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, तो यहाँ देखिए बेटा, एक तो आप करिए वाटर प्रूफ कोटिंग कर लीजिए, वाटर प्रूफ कोटिंग ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपर ड्रेनेज, एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो ऐसे साल्ट जो है उनको हाइग्रोस्कोपिक क्यों बोला जाता है और वो कैसे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं बेटा, इसका आंसर देखिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉज इट हैज एबिलिटी, इट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ये क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एब्जॉर्ब वाटर वेपर, ये वाटर वेपर को अट्रैक्ट भी करेंगे, एब्जॉर्ब भी करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर से इन्हें अट्रैक्ट भी करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक सबस्टेंस है। और ये बिल्डिंग्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो मुझे पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, ये क्लम्प्स बना लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेटा, ये यहाँ पे लिख लेना फॉर्म्स क्लम्प्स। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, सबसे जो कॉमन तरीका है वो ये है कि ये ड्राई पाउडर जो है ना, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो पार्टिकल जो है इनके साथ चिपक जाते हैं और क्लम्प बना लेते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। आर पार्ट में देखिए बेटा, टूथपेस्ट एडवर्टीजमेंट ने क्लेम किया कि वो प्रोटेक्ट करेगी टीथ को बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड।
क्यूरियस अबाउट दिस क्लेम, एक स्टूडेंट ने डिसाइड किया टेस्ट करने के लिए पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ऑरेंज जूस का दिया, टूथपेस्ट का दिया, सलाइवा आफ्टर ईटिंग चॉकलेट 5.5। स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर ईटिंग चॉकलेट द पीएच ऑफ सलाइवा ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, नीचे गिर गया, बट ब्रशिंग विद टूथपेस्ट रिस्टोर द पीएच क्लोज टू द न्यूट्रल। एक्सप्लेन करिए क्यों पीएच ऑफ सलाइवा जो था वो गिर गया आफ्टर शुगरी फूड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए शोइंग हाउ द बेस प्रेजेंट इन टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज एसिड इन द माउथ। Why is it important to maintain the pH of the mouth near neutral? And excessive use of toothpaste with highly alkalinity can also cause harm. Stay to reason why overuse might not be safe for the oral health. तो यहाँ देखिए बेटा, पहला क्यों जो पीएच है सलाइवा का ड्रॉप हो जाता है आफ्टर शुगरी फूड, उसका कारण क्या है बेटा, ये आ गया पार्ट 1 ए पार्ट आर का। क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, इट प्रोड्यूस, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एसिड इन माउथ। ठीक है, शुगरी फूड खाने से क्या होता है बेटा, एसिड जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए पीएच वैल्यू जो है वो ड्रॉप कर जाता है। पार्ट बी में देखो बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये आ गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस आ गया, प्लस ये एसिड आ गया, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा बेटा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है पीएच को मेंटेन करना नियर न्यूट्रल, तो उसका बेटा जो रीजन है, अगर क्या होगा, अगर पीएच जो है, इफ पीएच जो है आपका ड्रॉप्स बिलो ये 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो टूथ एनेमल है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इट हार्म्स, ऐसे लिख लेते हैं, टूथ एनेमल। ठीक है, इसीलिए 7 के आसपास रखना उसको जरूरी होता है। नेक्स्ट बेटा, अगर ज्यादा यूज करेंगे टूथपेस्ट का जिसकी एल्कलिनिटी ज्यादा है, उससे नुकसान होगा। 2 रीजन लिखिए क्यों ओवर यूज करना जो है वो सेफ नहीं है ओरल हेल्थ के लिए। एक तो बेटा फिजिकल चैलेंज, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, फिजिकली आपको वियर एंड टीयर हो सकता है। ठीक है, अगर आप बार बार ब्रश करोगे तो ब्रश से आपको चोट लग सकती है। और दूसरा क्या है बेटा, अगर ओवर यूज करोगे, अगर आप ओवर यूज करने से क्या होगा, अगर गलती से भी क्या हुआ, स्वेलिंग होगी, आपने उसको खा लिया, ओवर यूज और ऐसे लिखो स्वेलिंग, उससे क्या होगा आपका एक्सेसिव इनटेक, इससे फ्लोराइड जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, फ्लोराइड इनटेक। ठीक है, और इससे क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगी आपके ओरल म्यूकस में। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब चलते हैं सेक्शन सी पे, चलते हैं बच्चों सेक्शन सी पे। फिजिक्स पूछी गई बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 30। वन ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। 4 वोल्ट की बैटरी बेटा कनेक्ट कर दी गई रेजिस्टर के साथ। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 100 मिली एम्पियर का। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो मुझे पता करनी है। अब यहाँ देखो बेटा, हमें पता है ओम्स लॉ के मुताबिक, ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 30, V इज इक्वल्स टू आई आर, और R क्या बन जाता है, V अपॉन I। वोल्ट जो है बैटरी 4 वोल्ट की है, और करंट है मेरे पास जो वो है 100 मिली एम्पियर का, 100 मिली एम्पियर। ठीक है, इसे बेटा चेंज करेंगे एम्पियर में, तो 4 अपॉन 100, अगर एम्पियर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बनेगा 4 अपॉन 100, 1000 चला जाएगा ऊपर, अब 20 कट के 4 को 10 से करूंगा तो 40 ओम। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है वो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक कॉपर वायर जो है हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट है बेटा, इसके बीच में कॉपर की वायर रख दी। करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, आप वायर का जो करंट है उसे रिवर्स कर सकते हो। पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड ओवर, जो पोल है बेटा नॉर्थ और साउथ वो भी आप बदल सकते हो।
इन हाउ मेनी ऑफ द डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन दी गई है बेटा, इनमें से कितनी डायरेक्शन में आपकी जो फोर्स है वो लग सकती है। देखो बेटा, जब आप करंट रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन बदलेगी, पोल्स रिवर्स करोगे तो भी बदलेगी, तो चारों डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन है। पहले क्या बोला गया असर्शन में, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ड्राइवर मिरर। तो ड्राइवर मिरर जो होता है बेटा वो कन्वेक्स मिरर होता है, सबको पता है, ये ठीक है। बिकॉज ए कन्वेक्स मिरर फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज एंड इमेज फॉर्म्ड आर वर्चुअल रेक्ट एंड इमेज। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, ज्यादा दिखेगा आपको। उसके अलावा बेटा इमेज जो बनते हैं वर्चुअल रेक्ट और इमेज, ये भी सही है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट वर्टिकली डाउनवर्ड। एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो रखा गया स्ट्रेट कंडक्टर के पास, और स्ट्रेट कंडक्टर जो है बेटा वर्टिकली रखा गया, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो उसमें करंट जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड। नीडल डिफ्लेक्ट टू द ईस्ट। जब ऊपर से नीचे करंट आ रहा है तो हमारी नीडल जो है बेटा वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, लेटर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज, जब आप क्या करोगे डायरेक्शन बदलोगे करंट की, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो नीडल का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, हाउ दिस डिफ्लेक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो जब बेटा डायरेक्शन बदलेगी तो नीडल जो है उसकी भी डिफ्लेक्शन बदलेगी। जब करंट बदलेगा, करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो डिफ्लेक्शन बदलेगी। पहले बेटा वो ईस्ट को कर रहा था, तो अब कहाँ करेगा, वो वेस्ट की तरफ करेगा। ठीक है, और मुझे पता है बेटा कि जो स्टेयर कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल लगाएंगे, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, वो वेस्ट होगी। आर पार्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन विच ऑफ द 3 कलर्ड वायर विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। अगर बेटा 3 वायर होती है हमारे पास कलर्ड वायर, उनमें से कौन सी 2 वायर आपस में जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है बेटा, एक लाइव और एक न्यूट्रल वायर। ये आ गई बेटा लाइव एंड न्यूट्रल वायर। फिर बोला गया स्टेट व्हाट हैपन टू द करंट इन अ सर्किट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट के साथ क्या होगा सर्किट में, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अगर बेटा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टेक्ट में आ गए, लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे है, न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ता है, तो सारा का सारा करंट जो है बेटा वो लो पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, आग लग सकती है, डैमेज होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 34। इन अ स्कूल लैब 2 स्टूडेंट्स कनेक्ट ए वायर टू ए बैटरी एंड पास करंट थ्रू इट। 2 बच्चों ने क्या किया, वायर को कनेक्ट किया बैटरी के साथ और फिर करंट पास किया। एक स्टूडेंट ने क्लेम किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर आर क्लॉकवाइज, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है वो क्लॉकवाइज है। दूसरे ने क्या क्लेम किया कि एंटी क्लॉकवाइज है। दे आर बोथ यूजिंग राइट हैंड थंब रूल करेक्टली, सरप्राइजिंगली बोथ पेयर करेक्ट इन देयर एक्सप्लेनेशन। और दोनों ने बोला वो भी ठीक था। हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ स्टूडेंट आर राइट। कैसे संभव है कि दोनों बच्चे आपस में सही हैं। एक्सप्लेन करिए सिचुएशन को विद प्रॉपर रीजनिंग रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कन्वेंशन ऑफ करंट डायरेक्शन। अब यहाँ देखो बेटा क्या हुआ, एक बच्चा जो है उसने करंट को क्या देखा, ऊपर से नीचे, उसके लिए करंट क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए बेटा हमारा राइट हैंड थंब रूल लगेगा, तो फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी। दूसरा बच्चा जो है वो करंट को कैसे देख रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो उसके लिए बेटा राइट हैंड थंब रूल लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। ठीक है, दोनों ठीक है। एक को लग रहा है करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, दूसरा करंट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, दोनों का पैटर्न वैसा बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet. Conductor gets displaced toward the left when a current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor
इफ द करंट थ्रू इट इज इंक्रीज, अगर करंट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? horseshoe magnet is replaced by another stronger horseshoe magnet and direction of current through it is reverse। अब देखो यहाँ पे बेटा अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली फोर्स भी बढ़ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, तो इस पे क्या होगा? लार्जर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। दूसरा बेटा, अगर मैं मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से प्लेस कर दूं तो उससे क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा बेटा? आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या होगा? बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज रिवर्स्ड। नेक्स्ट बोला बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट जो इसमें से रिवर्स हुआ, थ्रू इट इज रिवर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स, कंडक्टर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम क्या करेंगे बेटा? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उससे क्या होगा बेटा? जो फोर्स होगी ना वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी, तो फोर्स जो है बेटा वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, अ हाउस हैज टू टाइप्स ऑफ बल्ब। दो तरह के बल्ब है, 10 एलईडी बल्ब हैं, ये रेटिंग उनकी दे रखी है 12 वाट और वो 6 घंटे हर दिन इस्तेमाल होते हैं। 5 ट्यूबलाइट है, रेटिंग दे रखी है 4 घंटे डेली इस्तेमाल होते हैं। सप्लाई वोल्टेज 220 की है। कैलकुलेट करिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे इन किलोवाट आवर। टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन यूनिट्स किलोवाट पर आवर रखने हैं। फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन बाय ऑल बल्ब्स व्हेन ऑल आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। टोटल कितना करंट चलेगा सारे बल्ब में से वो बताइए। और फ्यूज जिसकी रेटिंग 2 एम्पियर की है, क्या वो इसमें इफेक्टिव रहेगा या फिर नहीं रहेगा? ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके बता। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 12 वाट की। ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब जो है वो 10 है मेरे पास और टाइम दे रखा है 6 और पर डे। तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? एनर्जी इधर लिख लेते हैं एल, मतलब एलईडी। क्या होता है बेटा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितनी थी? 12, टोटल 10 है और टाइम कितना है बेटा? 6। तो ये बन जाएगा 720 वाट पर आवर, लेकिन बोला गया था किलो वाट में बताइए। तो एनर्जी ऑफ एलईडी इज इक्वल्स टू 720 वाट पर आवर। अगर किलो वाट में चेंज करेंगे तो बनेगा 0.72 किलो वाट पर आवर। इसी तरह से बेटा 5 ट्यूबलाइट्स थी, तो एनर्जी ऑफ ट्यूबलाइट सीधा फाइंड करेंगे। कितनी है बेटा? 5 है, 32 वाट की एक है और 4 घंटे के लिए डेली उसे जलाया जाता है, बनेगा 640 वाट पर आवर। किलोवाट में करेंगे तो 0.64 किलोवाट पर आवर हो गया। तो टोटल एनर्जी दोनों का ऐड कर देंगे, 0.72 प्लस 0.64 तो बन जाएगा बेटा 1.36 किलोवाट पर आवर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटा, टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा वो मुझे पूछा गया था सेकंड पार्ट में। तो करंट का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितनी थी मेरे पास? अब यहाँ देखो बेटा, पावर है 120 वाट और 160। कहाँ गया ये? टोटल कितनी बन गई थी यहाँ पे? 12 इंटू 10 120 और यहाँ पे 32 इंटू 5 करूंगा तो 160 है। तो ये बन गया बेटा 120 प्लस 160 डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है? 220 का। ये बन गया मेरे पास 280 डिवाइड बाय 220। 0 कट गया, 11 से कट गया, 14 से। अब ये आएगा बेटा I इज इक्वल टू 14 बाई 11 करेंगे तो 1.27 एम्पियर आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट बोला गया बेटा कि 2 एम्पियर का फ्यूज जो है वो क्या इसमें चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अब यहाँ देखो बेटा, इसकी करंट की रेटिंग, करंट देखिए कितना चल रहा है इसमें, निकाला कि हाँ टोटल करंट। ये देखो करंट रेटिंग जो है अभी निकाला हमने, इसकी जो करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग जो इसमें करंट चल रहा है
वो लेस देन है बेटा, कम है फ्यूज रेटिंग से, है ना। फ्यूज की रेटिंग है 2 एम्पियर, करंट चला 1.27, तो आराम से चलेगा बेटा, है ना। तो फ्यूज जो है वो आराम से ऑपरेट करेगा, यहाँ पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, और वो इफेक्टिव रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेना। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहेगा, वो पूछा गया सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में करंट कितना है बैटरी से आ रहा है वो पूछा गया। क्यों वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में उसको लगाया जाता है। ये मुझे सर्किट बेटा दे रखा है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये 10 का है, ये फिर 4 का, ये भी 4, ये 6 का आ गया, और ये 10 ओम का है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना वो पता करना है। फिर उसके बाद में करंट कितना ड्रॉ होगा वो पता करना है। उसके बाद में बेटा पूछा गया वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में क्यों लगता है, ठीक है। तो एक एक करके से सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले फाइंड करना था इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है इसका, वो मुझे पता करना था। अब यहाँ देखिए डायग्राम आपके सामने है, ये आ गया बेटा 37 का पार्ट ए। पहला तो बेटा 5 ओम का ऐसे रहेगा, प्लस अगर यहाँ पे देखो तो ये 10 का है, ये 4 का और ये 6 का, ये दोनों आपस में किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इन दोनों का सम क्या आएगा 10, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये 10 ओम का प्लस ये नीचे 10 ओम, दोनों आपस में पैरेलल में है। अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो बनेगा 2/10, ये बनेगा 1/5, तो ये बन जाएगा 5 ओम। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है इसका कितना 5 ओम, और ये 10 का है। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल जो है पहला 5 का है, फिर निकला बेटा 5 का, फिर निकला 10 का, तो बन गया 20 ओम। डी पार्ट में बेटा बोला गया करंट कितना ड्रॉ होगा, है ना, V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से करंट क्या बनेगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 20, तो ये आएगा 20, रेजिस्टेंस भी 20 है, तो बन जाएगा 1 एम्पियर का करंट इसमें से चलेगा। वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में क्यों लगाया जाता है सर्किट में बेटा, ठीक है। अगर देखो बेटा इसका रीजन क्या है, अगर वोल्ट मीटर यहाँ लिख देता हूँ, इफ वोल्ट मीटर जो है is connected in series, उसका जो हाई रेजिस्टेंस है, इट्स हाई रेजिस्टेंस वुड डिक्रीज या रिड्यूस कर देगा, ऐसे लिख लीजिएगा, द टोटल करंट इन सर्किट। तो अगर हम इसको क्या करेंगे सीरीज में लगा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बड़ा हाई होता है, उस वजह से क्या होता है बेटा करंट जो है सर्किट में वो डाउन हो जाएगा, उस पर वो असर करेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38। लाइट चेंज स्पीड, लाइट जो हमारी स्पीड बदलती है जैसे वो मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। दिस चेंज इन द स्पीड cause the light to be separated into its constituents and thus entering the new medium at a different angle। इससे क्या होता है बेटा लाइट 7 कलर से बनी हो, 7 के साथ अलग अलग हो जाती है। डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट पाथ डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया। तो बेटा कितना बेंड होगा कोई, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ और कलर ऑफ द लाइट यूज्ड, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आंसर पूछेगी विच कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड इन अ ग्लास प्रिज्म, व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, एंड व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो, ठीक है। आगे फिर बेटा और पूछा गया राइट द काज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट। काज तो पता ही बेटा स्पीड जो है वो उनको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, तो इस वजह से क्या होता है स्पीड बदल जाती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो पहला बोला गया बेटा कि कौन सा कलर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी ग्लास प्रिज्म में, तो वो है बेटा हमारे पास रेड कलर जो होगा। तो इसका आंसर आएगा रेड कलर या फिर रेड वेवलेंथ बोल लीजिए, ठीक है। इसका लीस्ट रहता है, इसका क्या होता है लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसलिए इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतनी ही क्या रहेगी बेटा हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। आगे क्या बोला गया व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो सीधे सीधे बेटा स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, स्प्लिटिंग
यहाँ पे लिख देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 colors is called dispersion of light when it passes through a prism. ठीक है। फिर थर्ड में बेटा व्हाट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग ए रेनबो। तो रेनबो के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या क्या है वो मुझे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पेज पे, हाँ पेज थोड़ा कम है, ये आ गया 38 का थर्ड का पार्ट ए। सबसे पहले बेटा सनलाइट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, दूसरे नंबर है बेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप ये होने चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स। और तीसरा बेटा ऑब्जर्वर जो है वो सन और ड्रॉपलेट्स या फिर ऐसे बोल दो आपको सन के अपोजिट में हमेशा वो दिखता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बड़ी है बेटा, सनलाइट होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट, और तीसरा बेटा हमेशा अपोजिट टू द सन बनता है। ये मैं ऐसे आपकी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा a student perform an experiment using a concave mirror and find that when the object is placed closer to mirror than its focal length the image appears enlarged and behind the mirror। ये लास्ट वाला केस है। However, the student expected the image to form in front of mirror। लेकिन बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सामने बनेगा। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, ये तो मैंने भूल ही गया बताना, पहले इसी को देख लेते हैं। बेटा कॉज क्या है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज क्या बेटा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर, उस वजह से डिस्पर्शन होता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन था कि स्टूडेंट जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया, कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया, और लास्ट वाला केस था वो बता रहा था कि पीछे बनेगी, लेकिन बच्चा था एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी। आगे बेटा एक्सप्लेन करिए विद सुटेबल रे डायग्राम एंड रीजनिंग व्हाई डिड द इमेज अपीयर बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे वो क्यों बनती है वो बताइए। व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। फिर एक न्यूमेरिकल पूछा गया, ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का साइज में है, 24 सेंटीमीटर रखा गया दूर मिरर से, फोकल लेंथ दे रखी थी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, ताकि उसकी शार्प इमेज बने। या फिर मैग्निफिकेशन क्या होती है, व्हाट डू मीन इफ ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1/3, इसका क्या मतलब रहेगा। फिर बेटा पावर दे रखी थी मुझे कनकेव लेंस की, इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और फिर मैग्निफिकेशन पूछा गया था। ठीक है, तो एक एक करके इसे अब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा पार्ट 1, इमेज जो है वो मिरर के पीछे क्यों बनेगी, उसका रीजन क्या है बेटा। अगर आपका u जो है वो लेस देन f है, ठीक है, उस केस में क्या बनती है आपकी फोकल लेंथ बड़ी है, f बड़ा है और u क्या है बेटा आपका छोटा है, तो इस केस में क्या बनेगा आपका जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी वो हमारी रहेगी बिहाइंड द मिरर, व्हाई द इमेज अपीयर बिहाइंड द मिरर। तो अगर बेटा u छोटा है f से तो हमारा जो बनता है वो बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, और इस केस में वर्चुअल इमेज, और इस केस में वर्चुअल इमेज जो है बेटा वो बिहाइंड द मिरर ही बनता है। अगर हमारे पास u जो है वो बड़ा है f से तो उस केस में बनता है बेटा रियल इमेज, ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट 2 में रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा, तो यहाँ देखिए रियल इमेज ये क्या होता है, ये कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे आप स्क्रीन पे ला सकते हो। वर्चुअल इमेज जो है कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं आएगी।
फिर बेटा न्यूमेरिकल था, ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है साइज में, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है मुझे दे रखी है। तो यहाँ देखो थर्ड पार्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो मतलब यू कितना है -24 सेंटीमीटर। आगे बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मुझे दे रखी है 16। अब देखो बेटा कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये आ गया 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द ए शार्प इमेज, तो इमेज मतलब वी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा। क्या होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f होता है। अब u कितना है -1/24 प्लस 1/v, ये बन गया -1/16। ठीक है, अब इसे उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/16 प्लस 1/24 हो गया, ये बन गया 1/v। अब ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 48, ये -3 प्लस 2, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/48, तो v बन जाएगा बेटा माइनस का 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी बेटा 48 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव साइन है तो मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में ही रहेगी। ठीक है, आगे बोला गया बेटा मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसे एक्सप्लेन करिए। फिर बेटा इसका क्या मतलब है कि कन्वेक्स लेंस जो है इमेज में मैग्निफिकेशन -1/3। तो यहाँ देखिए बेटा और पार्ट में बी का फर्स्ट पार्ट मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा, मैग्निफिकेशन में जो है वो कहती है रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, या फिर उनके बीच में रिलेशन क्या है ये हमें वो बताती है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, अभी लेंस है तो लेंस के हिसाब से लिख लेते हैं बेटा, वो क्या होता है -v/u, सॉरी माइनस नहीं होता, सिर्फ v/u होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू v/u, और ये मुझे यहाँ पे कितनी दे रखी है -1/3, u को यहाँ भेजूंगा तो v कितना बन गया -1/3u। तो यहाँ से दिख रहा है बेटा कि हमारा v जो है वो किसके बराबर है -1/3u के बराबर है। इसका मतलब इमेज जो है, इमेज ये हाइट ऑफ रेशियो hi/h0 ऐसे लिख लेते हैं ना, इसको यहाँ भेजेंगे hi इज इक्वल टू -1/3h0, ये रिलेशन ले लेते हैं, मैंने वी वाला ले लिया। तो मैग्निफिकेशन बताती है हाइट का रेशियो इमेज का और ऑब्जेक्ट का, कि इनकी हाइट जो है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से देखो बेटा अगर मैं इसे यहाँ भेज दूं तो क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज इज -1/3 या फिर 1/3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या, इमेज जो है वो 1/3 है, इज 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसका 1/3 जो है वो हमारा इमेज का हाइट है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज रियल इमेज एंड डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो हमारा रियल बन रहा है। नेक्स्ट है बेटा कनकेव लेंस जो है जिसका पावर मुझे दे रखा है -2.0 diopter, it forms an image of an object at distance of 10 centimeter from the lens, distance of the object from the lens। सबसे पहले ये इट फॉर्म एन इमेज का डिस्टेंस दे रखा था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है वो मुझे फाइंड करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ देखिए बेटा सबसे पहले पावर ऑफ लेंस मुझे दे रखा है, सेकंड पार्ट आ गया पावर ऑफ लेंस कितना है बेटा इसका -2 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा 1/f, वो आ गया -2, तो यहाँ से बेटा f क्या बन गया 1/-2। लेकिन यहाँ देखो बेटा मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर में लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में लेना तो 100 भी लगेगा ऊपर, है ना, तो ये कटेगा इससे, तो f कितना आएगा -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेटा हम यूज करेंगे हमारे पास लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे देखो मुझे इमेज का डिस्टेंस जो है वो मुझे दे रखा था। तो ठीक है, इस केस में इमेज जो हमारी ये लेंस देखो कौन सा बेटा कनकेव लेंस है,
तो यहाँ पे v जो है वो लेफ्ट साइड ही होता है, तो माइनस का 10 आएगा, तो v मेरे पास कितना है, माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ बनेगा बेटा -1/50 -1/10 -1/u, इसको भेजेंगे इधर, 1/10 -1/50 इज इक्वल्स टू -1/u। एलसीएम ले लूंगा, कितना आ गया 50, ये बन गया 5 माइनस 1 बन गया। ठीक है, और ये बन गया -1/u, ये बन गया बेटा 4/50, ये बन गया 4/50, और ये बन गया मेरे पास 1/u। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो u इज इक्वल टू, या माइनस u इक्वल टू 50/4, ये 2 से कटेगा, ये 25, तो u इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रहेगा, -12.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तो आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर बोला गया बेटा मैग्निफिकेशन कितनी बनेगी वो बताइए मुझे। तो यहाँ देखो बेटा, मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, v/u। ठीक है, और v मेरे पास कितना है, ये दिया हुआ था माइनस का 10, और u भी -12.5 था, तो ये कट जाएगा सीधा सीधा, ये बनेगा बेटा, पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 10 नीचे क्या आ गया, 125 आ गया। तो यहाँ देखो बेटा, 5 2 ज़ा 10, 25 से ये 2 से कटेगा, 5 5 ज़ा ये 2 से कटेगा, तो आ गया 4/5 आ गया, तो ये बनेगा 0.8। तो मेरा मैग्निफिकेशन है बेटा वो कितना आ गया, 0.8। अब मैग्निफिकेशन देखो लेस देन 1 है, एक से कम आया, तो इसका मतलब इमेज जो है मेरा वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और स्मॉलर है साइज में। ठीक है, और ये पूछा गया था मुझे कि मैग्निफिकेशन जो बना वो पता करिए, फिर नीचे ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इसके साथ बेटा हमारा ये सेक्शन जो था फिजिक्स का यहीं पे खत्म हो जाता है, और सैंपल पेपर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।